हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, कमेंट के थ्रू हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर 1 है, यानी शैक्षिक मूल्यांकन। आज उसकी चैप्टर 8 की क्लास होने वाली है। तो आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे आपके मूल्यांकन अभिलेखीकरण के बारे में। तो आज हम चैप्टर 8 पढ़ने वाले हैं शैक्षिक मूल्यांकन का। और जो पिछली क्लासेस हुई हैं, बाकी अदर सब्जेक्ट की जो भी क्लासेस चल रही हैं, अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं किया है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेक करेंगे, आपको वहां पे सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास की टाइमिंग जो है वो क्या है, दिन में 3 क्लासेस चल रही हैं इधर बीच एग्जाम को देखते हुए, क्योंकि जून में आपके एग्जाम होने हैं। तो सिलेबस कंप्लीट हो जाए टाइम पे, फिर आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाए, फिर आपको रिवीजन भी कराना है, सीरीज भी कराना है। तो इतनी चीजें आपको कराना है, तो इस वजह से हम लोगों ने एक दिन में 3 क्लासेस कर दी हैं। सुबह 10 बजे आपका चलता है साइंस, मैथ और कंप्यूटर, ठीक है। और आपका दोपहर में 12 बजे चलता है हिंदी और संस्कृत। और आपका शाम में 7 बजे चलता है शैक्षिक मूल्यांकन, समावेशी शिक्षा और आपका सामाजिक अध्ययन। आई बात समझ में? चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मूल्यांकन अभिलेखीकरण के बारे में। यानी आपका जो इवेल्युएशन होता है उसको डॉक्यूमेंटेशन में कैसे करते हैं, यानी अभिलेख कैसे रखना है, डॉक्यूमेंट फॉर्म में कैसे क्या करना है, चीजें हम यहाँ पे बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अभिलेख होता क्या है। हालांकि आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स से तो पता चल जा रहा होगा बट अभिलेख क्या होता है वो हमें देखना है। डॉक्यूमेंट को हिंदी में अभिलेख बोलते हैं, ठीक है। तो अभिलेख क्या होता है? अभिलेख एक प्रकार का साक्ष्य है जो किसी योजना, व्यक्ति तथा व्यवस्था के बारे में प्रमुख सूचना देता है। कहने का मतलब क्या है कि अभिलेख एक प्रकार का प्रूफ है, साक्ष्य है, जिसमें क्या होता है कि किसी प्रकार की अगर प्लानिंग कर रहे हैं आप, उसका साक्ष्य हो सकता है, किसी व्यक्ति का साक्ष्य हो सकता है, किसी व्यवस्था के बारे में साक्ष्य हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपके घर में अगर कोई शादी वगैरह है, तो ये कोई व्यवस्था ही तो है, शादी वगैरह है तो आप व्यवस्था कर रहे हैं ना। तो उसका क्या होता है, कार्ड छपता है, तो वो आपका डॉक्यूमेंट्स हो गया है ना। कोई व्यक्ति है, उसके क्वालिफिकेशन के बारे में अगर कोई पता करना चाहता है या कोई उससे पूछेगा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो जब वो बताएगा तो वो तो बिलीव नहीं करेगा। जब आप उसको डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, अभिलेख अपना दिखाएंगे, तो वो भरोसा करेगा, है ना। जैसे कभी कोई प्लॉट होता है, कोई प्रॉपर्टी होती है, उसकी जब रजिस्ट्री करानी होती है तो वहां बकायदा पेपर तैयार कराए जाते हैं, यानी अभिलेख तैयार कराए जाते हैं, डॉक्यूमेंट तैयार कराए जाते हैं। क्यों? क्योंकि लिखित रूप वाला जो साक्ष्य होता है, जो प्रूफ होता है, वो ज्यादा सुटेबल होता है, वो ज्यादा विश्वसनीय होता है ना। आपने बस अगर बोल दिया कि मैं ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर रहा हूँ, तो ये तो सिर्फ मौखिक है ना। आप डॉक्यूमेंट फॉर्म में आप लिख के बकायदे साइन करके दीजिए, तब ये प्रूफ माना जाता है। तो वही कहा जा रहा है कि आपका जो अभिलेख है या डॉक्यूमेंट जो होता है वो एक प्रकार का साक्ष्य होता है, प्रूफ होता है, जो किसी योजना के बारे में, व्यक्ति के बारे में या व्यवस्था के बारे में आपको सूचना देता है ना। जैसे आपको अगर किसी के यहाँ शादी में किसी को इनवाइट करना है, तो आपने उससे फोन करके बोल दिया, तो आप खुद ही बोल देंगे अरे कार्ड तो भेजा नहीं, तब क्या हम जाएंगे। मुंह से कोई कैसे बोल देता, फोन करके कैसे बोल दिए। तो वही जब आपने उनको कार्ड भेजा, तो वो साक्ष्य हुआ कि हाँ इन्होंने मुझे इनवाइट किया है, इन्होंने मुझे बुलाया है, अब मैं जाऊंगा। तो वही चीज होता है, अभिलेख एक साक्ष्य होता है, जो किसी योजना के बारे में हो सकता है, व्यक्ति के बारे में हो सकता है और व्यवस्था के बारे में हो सकता है, ठीक। चलिए आगे समझते हैं। अभिलेखीकरण प्रत्येक योजना, व्यवस्था तथा कार्य प्रणाली का प्रमुख अंग है। आपका जो अभिलेखीकरण होता है वो क्या है? आपकी कोई योजना, प्लानिंग बन रही है या कोई आप व्यवस्था कर रहे हैं, इन सब चीज का क्या होता है, एक प्रमुख अंग है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि आप अगर कुछ भी कर रहे हैं, अगर उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो ये क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहने का मतलब है, अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं ना, सबसे पहले आप एक वो बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं कि हमें इतने सारे गेस्ट को इनवाइट करना है, यहाँ पे करना है, वो करना है। तो आप क्या करते हैं, लिख के आप पूरा उसको एक फाइल करके रखते हैं, कितने सारे गेस्ट आने हैं, हमको इसके इसके हिसाब से हमें जो है क्या करने हैं, अरेंजमेंट्स करने हैं, है ना। आप प्लानिंग करते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि अभिलेखीकरण के द्वारा आप योजना, व्यवस्था जो करते हैं, उन सब कार्य प्रणाली का क्या है, आपका अभिलेखीकरण एक प्रमुख अंग है।
ठीक। मूल्यांकन प्रक्रिया में भी अभिलेख का प्रमुख स्थान है। अभिलेख के द्वारा बच्चों से संबंधित सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। यानी अब तो ये हमने अभिलेख के बारे में पढ़ा, अब हम ये देखेंगे जो हमारा मूल्यांकन प्रक्रिया है उसमें अभिलेख का क्या स्थान है। तो जो आपकी मूल्यांकन प्रक्रिया है उसमें भी अभिलेख का बहुत ही प्रमुख स्थान है। जैसे आपका मूल्यांकन में अभिलेख प्रक्रिया क्या हो सकता है या मूल्यांकन प्रक्रिया में डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकता है उसको समझिएगा। इसमें जो आपके वीकली टेस्ट हो रहे हैं, है ना, साप्ताहिक जो परीक्षा हो रही, मासिक परीक्षा हो रही, अर्धवार्षिक जो भी परीक्षाएं हो रही हैं, उन सब का जो लेखा जोखा है, यानी जो रिजल्ट्स हैं और जो बाकी टीचर्स ने अपने पास रखे हुए हैं कि हाँ बच्चे का इतना इतना प्रोग्रेस हुआ है, यही सब आपको मूल्यांकन प्रक्रिया के द्वारा अभिलेख तैयार किए जाते हैं। तो आपके जो अभिलेख तैयार होते हैं मूल्यांकन के द्वारा, उससे क्या होता है कि बच्चों से संबंधित सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। यानी आपने एक बच्चे, आप मान लीजिए क्लास फिफ्थ का बच्चा है, आपने उन बच्चों का मूल्यांकन किया, फिर आपने एक डॉक्यूमेंट्स तैयार किया कि ये बच्चा इस क्लास में है, ठीक, इसका ये नाम है, इसका वीकली हमने टेस्ट लिया तो ये प्रोग्रेस था, फिर मंथली में ये प्रोग्रेस था, फिर बच्चा धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है ना। तो वही चीज कहा जा रहा है कि आपकी जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है इसमें अभिलेख का बहुत ही प्रमुख स्थान होता है। ठीक, अभिलेख के द्वारा क्या होता है, बच्चों से संबंधित सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं कि मूल्यांकन प्रक्रिया में अभिलेखीकरण का महत्व क्या है। यानी आपकी जो मूल्यांकन प्रक्रिया है उसमें अभिलेखीकरण का क्या महत्व है वो हम देखेंगे। तो पहला है आपका, अभिलेखीकरण द्वारा बच्चों के प्रत्येक पक्ष से संबंधित सूचनाओं का अभिलेख तैयार किया जाता है। यानी अभिलेख मूल्यांकन प्रक्रिया में क्या होता है कि अभिलेखीकरण के द्वारा बच्चे के प्रत्येक पक्ष, अब प्रत्येक पक्ष, पक्ष कौन कौन से हैं आपने सीजीपी में पढ़ा था, संज्ञानात्मक पक्ष होता है, भावात्मक पक्ष होता है और आपका क्रियात्मक पक्ष होता है। यानी बच्चे का जो हर एक पक्ष है उससे जो है संबंधित जो भी सूचनाएं होती हैं उसका एक डॉक्यूमेंट्स तैयार किया जाता है। अब संज्ञानात्मक पक्ष में क्या आता है, आप सभी को मैंने पढ़ा रखा है कि संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत बौद्धिक विकास आते हैं। यानी बच्चा किस प्रकार से सोच रहा है, किस प्रकार से कल्पना कर रहा है, किस प्रकार से तर्क कर रहा है, ये तो आपका संज्ञानात्मक पक्ष हो गया। आपका जो भावात्मक पक्ष में है वो किस किस तरह से लोगों से व्यवहार कर रहा है, बातचीत कर रहा है, उसका कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है। तो वही कहा जा रहा है कि बच्चे का जो हर एक पक्ष है ना उससे जो सूचनाएं मिलती है उनका डॉक्यूमेंट्स तैयार किया जाता है। ठीक, इनका क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स तैयार किया जाता है। उसके बाद दूसरा है आपका, इसके द्वारा मूल्यांकन प्रक्रिया तथा उसकी कार्य योजना का क्रमबद्ध तथा सुसंगठित चित्र तैयार करते हैं। इसके द्वारा क्या होता है कि जो हम मूल्यांकन कर रहे हैं, जो कार्य योजना बना रहे हैं उसको हम एक सीरीज से सुसंगठित तरीके से हम मूल्यांकन प्रक्रिया के द्वारा हम डॉक्यूमेंट्स को तैयार करते हैं। आई बात समझ में, चलिए अगला देखते हैं। अभिलेखीकरण के द्वारा बच्चे की पहले से संबंधित सूचनाएं प्राप्त होती हैं जिससे उसकी वर्तमान की योजना निश्चित होती है। देखिएगा, कहने का मतलब ये है कि जब हम बच्चे का मूल्यांकन करते हैं तो एक हम जो है आउटकम आउटकम निकलता है ना, उसी को हम डॉक्यूमेंट के फॉर्म में रख लेते हैं कि एक बच्चा है वो क्लास फिफ्थ में किस हिसाब से उसकी प्रोग्रेस हुई है। तो ये तो हमें सूचना मिली हुई है। अब इसी सूचना से अगर हमें इन फ्यूचर क्लास सिक्स में एडमिशन करना है तो हम ये योजना बनाते हैं कि अच्छा ये बच्चा है, ये क्लास फिफ्थ का है, अच्छा इसका ये मार्क्स है, इस तरह से इसका प्रोग्रेस हुआ है, अच्छा ये सिक्स में जाने लायक है। तो वही कहा जा रहा है कि अभिलेखीकरण के द्वारा बच्चे की जो पहले से हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं उसी से हम क्या करते हैं, वर्तमान की योजना जो हमें बनानी होती है वो हम निश्चित कर लेते हैं। आई बात समझ में, चलिए अब हम ये देखेंगे कि अभिलेखीकरण का संज्ञानात्मक पक्ष क्या होता है उसको समझेंगे। देखिएगा, अभिलेखीकरण का संज्ञानात्मक पक्ष, ठीक, तो संज्ञानात्मक पक्ष में उन क्रियाओं तथा दक्षताओं का मूल्यांकन करते हुए अभिलेख तैयार करना है जो संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। अब संज्ञानात्मक पक्ष क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि ये बौद्धिक विकास होता है। संज्ञानात्मक पक्ष में क्या आता है, बौद्धिक विकास यानी बुद्धि का विकास। और बुद्धि का विकास मतलब बच्चे की सोचने की शक्ति कितनी है, तर्क कितना वो कर ले रहा है, कल्पना उसकी कल्पना शक्ति का क्या मतलब कि वो इमेजिन किस हिसाब से कर रहा है ना, तो ये चीजें होती हैं। तो संज्ञानात्मक पक्ष में हम उन क्रिया का या दक्षता का मूल्यांकन करते हैं और अभिलेख तैयार करते हैं, है ना।
यानी संज्ञानात्मक पक्ष में हम क्या देखेंगे कि बच्चे ने किस हिसाब से बच्चे का बुद्धि विकास हो रहा है, किस प्रकार से वह जो है टॉपिक पे तर्क दे रहा है अपना, किस प्रकार से वो इमेजिन कर रहा है चीजों को। तो इन सब चीजों का हम मूल्यांकन करके डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। इसमें क्या होता है, नियम, सिद्धांत एवं विधियों को तथा किसी भी तथ्य, शब्द एवं घटना की अन्य घटना से तुलना करना, व्याख्या करना आदि संज्ञानात्मक पक्ष में आती है। मैंने आपको वही बताया कि जो आपका संज्ञानात्मक पक्ष होता है वो बुद्धि के विकास से संबंधित होता है, बौद्धिक क्षमता से संबंधित होता है। तो वही कहा जा रहा है कि आपके संज्ञानात्मक पक्ष में क्या होता है कि सिद्धांत हो गया, कोई कोई विधि हो गया, या कोई तथ्य हो गया, कोई शब्द हो गया, ठीक है, किसी घटना की दूसरी घटना से तुलना करना हो गया, किसी टॉपिक को व्याख्या करना हो गया, ये सभी आपके जो है संज्ञानात्मक पक्ष में आते हैं। इन सभी का जो आपका नियम, सिद्धांत, तथ्य, शब्द, घटना, इन सबको भी करने के लिए क्या होता है, बुद्धि का विकास, सॉरी, बौद्धिक का बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। तो वही कहा जा रहा है आपका कि जो आपका संज्ञानात्मक पक्ष है वो ये सब इसमें सम्मिलित होते हैं, और हम जो है संज्ञानात्मक पक्ष का क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं और अभिलेख तैयार करते हैं। संज्ञानात्मक पक्ष क्या है, समझ में आ गया कि बुद्धि स्तर या बुद्धि का विकास, बौद्धिक क्षमता, ये सब आपका संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम ये देखेंगे कि संज्ञान सहगामी पक्ष का अभिलेखीकरण, यानी जो आपका संज्ञान सहगामी यानी साथ में जो होते हैं ना, तो पक्ष का अभिलेखीकरण क्या है उसको हम समझेंगे। संज्ञान सहगामी पक्ष में भावात्मक तथा कौशलात्मक पक्ष आते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि जो बच्चों का पक्ष है वो तीन मैंने आपको पढ़ाया भी है, आपने पढ़ा भी हो गया। संज्ञानात्मक होता है, भावात्मक होता है, और आपका क्रियात्मक होता है या फिर कौशलात्मक होता है, दोनों बोल सकते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि जो संज्ञान का सहगामी पक्ष है, साथ में जो उसका पक्ष है, भावात्मक और कौशलात्मक, वो दोनों पक्ष आते हैं। यानी जो संज्ञान के सहगामी पक्ष में कौन कौन से आते हैं, आपके भावात्मक पक्ष आते हैं और कौशलात्मक पक्ष आपके संज्ञान सहगामी में आते हैं। ठीक, भावात्मक पक्ष में रुचियों, मान्यताओं, चारित्रीकरण के बारे में बच्चों से प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी आपके संज्ञान में कैसे पूछे जाते हैं, तो हमने ऊपर पढ़ा। संज्ञानात्मक में क्या पूछे जाते हैं, बुद्धि से संबंधित जितने क्वेश्चन होते हैं, चाहे कोई शब्द हो गया, चाहे कोई तथ्य हो गया, चाहे किसी घटना की किसी अन्य घटना से तुलना करना हो, ये सब आपके संज्ञानात्मक पक्ष में आते हैं। और आपके भावात्मक पक्ष में क्या आता है वो हम पढ़ रहे हैं। तो भावात्मक पक्ष में रुचियां, मान्यताएं और चरित्रीकरण में बच्चों से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि क्या होता है, बच्चों से पूछा जाता है कि आपका किस चीज में इंटरेस्ट है, आप बताइए, आप किस चीज को मानते हैं, है ना। चारित्रीकरण यानी जो आपके महान पुरुष हैं, जैसे आपके महात्मा गांधी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, है ना, और आपके रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, तो इन सब के जो जीवन की स्टोरीज है उनसे आप बच्चों के बारे में प्रश्न पूछते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चों का जो विकास है वो और अच्छे से होता है, और आप पता कर सकते हैं कि बच्चे का भावात्मक पक्ष किस हिसाब से विकास हुआ है। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, भावात्मक पक्ष हो गया। आई बात समझ में, भावात्मक पक्ष में बच्चों की इंटरेस्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो किस चीज को मानते हैं, किस चीज को प्रायोरिटी देते हैं, उस चीज के बारे में आप उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। चरित्रीकरण यानी आपके जो महान पुरुष हैं उनसे संबंधित आप बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक, और आपका जो कौशलात्मक पक्ष है इसमें क्या होता है, बच्चे की सामाजिक कुशलताओं, यांत्रिक कुशलताओं और गणितीय कुशलताओं के बारे में प्रश्न पूछते हैं। यानी आपका जो कौशलात्मक पक्ष है उसके अंतर्गत क्या होता है, बच्चों से ऐसे प्रश्न पूछेंगे जो समाज से जुड़े हुए हैं, है ना, कि आपको समाज की कौन सी चीजें अच्छी लगती हैं, कौन सी चीजें बुरी लगती हैं, कहाँ सुधार होना चाहिए, इस तरह के प्रश्न आप बच्चों से पूछ सकते हैं। ठीक, और यांत्रिक कुशलताओं में यानी यंत्र से संबंधित कि अच्छा आपको पता है टीवी कैसे चलती है, टीवी का रिमोट हम कैसे चलाएंगे, मतलब कार्य करेंगे, मोबाइल कैसे चलाते हैं, तो यांत्रिक से संबंधित जो क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं। गणितीय यानी जो आपकी मैथ्स के बेसिक क्वेश्चंस है कि अगर हम बाजार गए, ठीक, 10 रुपए का हमने चॉकलेट लिया तो हमें 5 मिला, तो एक कितने का हुआ, इस तरह के आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आई बात समझ में, तो वही कहा जा रहा है कि जो संज्ञानात्मक के जो संज्ञानात्मक पक्ष है उसके जो दो अन्य सहगामी पक्ष हैं यानी कौशलात्मक और भावात्मक, उनसे भी हम
बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, फिर उसके बाद हम उन बच्चों को जो प्रश्न पूछेंगे वो जो उनका हमें उत्तर मिलेगा या जो बच्चे वो उत्तर देंगे उसी का हम अभिलेख तैयार करेंगे, यानी उनका फिर हम एक डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे। आई बात समझ में? इतना हमने अच्छे से पढ़ा कि अभिलेख क्या होता है, अभिलेख कैसे बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, चीजें हमने डिटेल में डिस्कस किया। अब हम पढ़ेंगे आपका सतत मूल्यांकन, दैनिक, ठीक, साप्ताहिक, मासिक, षटमासिक एवं वार्षिक। अच्छा, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? प्रश्न पत्र, है ना? प्रश्न पत्र निर्माण करने की प्रक्रिया। तो हमने उसमें पढ़ा प्रश्न पत्र कैसे बनाना है बच्चों को, ठीक, वो सब हमने पढ़ा। अब मान लीजिए प्रश्न पत्र बना, बच्चा ने एग्जाम दिया, अब हमें रिजल्ट्स बनाने हैं, तो वही हम डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, तो वही चीज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक। चीजें बहुत टफ नहीं है, बस समझने की जो है जरूरत है। एक चीजों को दूसरे से लिंक करके पढ़ेंगे तो चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। एक मिनट रुकिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपका हम क्या पढ़ रहे हैं कि सतत मूल्यांकन में दैनिक, फिर साप्ताहिक, फिर मासिक, फिर षटमासिक, फिर वार्षिक, ठीक। तो सबसे पहले ही चैप्टर पे आपको सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन के बारे में पढ़ाया गया है। चलिए देखते हैं। बच्चों की शैक्षिक प्रगति का को निरंतर ध्यान में रखने के लिए उसका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि बच्चों की शैक्षिक प्रगति यानी बच्चों की जो शिक्षा चल रही है उसमें जो है बच्चों की कितनी प्रोग्रेस हो रही है, किस प्रकार से बच्चा पढ़ रहा है, इसको ध्यान में रखने के लिए बच्चों का सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। आई बात समझ में? तो सतत मूल्यांकन कैसे होता है? दैनिक यानी डेली भी होता है बच्चों का, वीकली भी होता है यानी साप्ताहिक होता है, मंथली यानी मासिक होता है, आपका हाफ ईयरली होता है या फिर एनुअल होता है, ठीक है। चलिए वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपके दैनिक मूल्यांकन के बारे में, ठीक। दैनिक मूल्यांकन क्या होता है? तो प्राथमिक स्तर के बच्चों की, प्राथमिक स्तर के बच्चे यानी क्लास 1 से लेके आपके 5 क्लास के बच्चे, तो जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं उनकी प्रगति का दैनिक लेखा जोखा तैयार करने के लिए अध्यापकों के द्वारा बच्चों का दैनिक मूल्यांकन किया जाता है। दैनिक मूल्यांकन क्या होता है? डेली आपका मूल्यांकन करना। मूल्यांकन क्या होता है ये तो पता है ना, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। तो मूल्यांकन क्या होता है? जो बच्चों को आपने पढ़ाया है उसी की जांच करना, इन शॉर्ट में, ठीक। तो प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं उनकी प्रगति किस हिसाब से चल रही है, उसी चीज का जो हम लेखा जोखा तैयार करते हैं वही आपका दैनिक मूल्यांकन होता है। यानी बच्चा किस हिसाब से पढ़ रहा है ना, किस हिसाब से उसका प्रोग्रेस हो रहा है, उसी का जो हम लेखा जोखा तैयार करते हैं वो आपका दैनिक मूल्यांकन होता है। तो प्राथमिक स्तर के बच्चों की प्रगति यानी क्लास 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं उनका क्या प्रोग्रेस है, ठीक, उन चीज का डेली यानी दैनिक, डेली लेखा जोखा तैयार करने के लिए अध्यापक के द्वारा यानी टीचर्स के द्वारा बच्चों का दैनिक मूल्यांकन किया जाता है। आपने बच्चे को जो कुछ भी पढ़ाया, आपने आज बच्चे को ये पढ़ाया, तुरंत आप उसके बाद क्या करिए, उसका जो है मूल्यांकन कर लीजिए। मूल्यांकन करने के बाद आप अपना एक डॉक्यूमेंट्स जो भी बनाया उसमें आप उसको अभिलेख तैयार कर लीजिए, है ना। यही आपका दैनिक मूल्यांकन होता है, यानी जो डेली मूल्यांकन किया जाता है। आई बात समझ में? तो प्राथमिक स्तर के बच्चों की प्रगति का दैनिक लेखा जोखा तैयार करने के लिए अध्यापकों के द्वारा बच्चों का दैनिक मूल्यांकन किया। आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है आपका साप्ताहिक मूल्यांकन, ठीक। क्या है आपका? साप्ताहिक मूल्यांकन। साप्ताहिक मूल्यांकन क्या होता है? इसमें बच्चों का सप्ताह यानी सप्ताह में एक बार यानी वीकली टेस्ट होता है, मंडे से लेके आपके सैटरडे को, फिर आपका शनिवार को लास्ट में टेस्ट हो जाता है। चलिए देखते हैं।
बच्चों की साप्ताहिक प्रगति को जानने के लिए अध्यापक साप्ताहिक मूल्यांकन करते हैं, यानी बच्चे की साप्ताहिक प्रगति। अब तक तो हमने डेली किया, अब हम ये देखते हैं कि बच्चे को जो कुछ भी पढ़ाया गया है एक सप्ताह में, उसकी क्या प्रगति है। उसी को जानने के लिए आपके टीचर क्या करते हैं, साप्ताहिक मूल्यांकन करते हैं, यानी मंडे से लेके आपके फ्राइडे तक जो भी पढ़ाया गया, उसी का जो है शनिवार को क्या करते हैं, आपका मूल्यांकन करते हैं। ठीक। बच्चे ड्रिल विधि के द्वारा बच्चे ड्रिल विधि के आधार पर पहाड़े, गिनती, कविता आदि सीखते हैं और सप्ताह भर बाद अध्यापक मूल्यांकन करते हैं तथा उपचारात्मक शिक्षण द्वारा उनकी कमजोरियों को दूर करते हैं। कहने का मतलब ये है कि बच्चे को जो कुछ भी एक सप्ताह में पढ़ाया जा रहा है, उसके बाद जब सप्ताह का एंड होता है, तो बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक। मूल्यांकन करने के बाद जो भी कमियां आती हैं, यानी जो बच्चों को नहीं समझ में आया है, जो भी बच्चों का कम नंबर आ रहा है जिस भी सब्जेक्ट में, तो वहां पे हम बच्चों को क्या करते हैं, उपचार करते हैं। यानी जहाँ पे जो कमी आती है उसका हम उपचार करते हैं। बच्चों को जो नहीं समझ में आ रहा है टॉपिक, जो उनको हार्ड लग रहा है, जहाँ पे उनका मार्क्स कम आया है, उन सब चीज का हम उपचार करते हैं। यानी हम उनको बच्चों को फिर से पढ़ाते हैं, फिर से समझाते हैं और उनकी जो भी वीकनेस है उसको हम दूर करते हैं। आई बात समझ में? चल आगे अब हम मासिक मूल्यांकन देखते हैं। मासिक मूल्यांकन क्या होता है? तो अध्यापक बच्चों के ज्ञान, हस्तकला, वाचन कला, गणित एवं तर्क की योग्यताओं का मासिक रूप में मूल्यांकन करते हैं। इसमें अध्यापक के द्वारा बच्चे की प्रगति का शैक्षिक अभिलेख तैयार किया जाता है। यानी आपके मासिक मूल्यांकन में क्या होता है, अध्यापक जो भी बच्चे को ज्ञान दे रहा है, यानी जो कुछ भी पढ़ा रहा है, जो भी एक्टिविटीज करा रहा है, चाहे वो हस्तकला हो, यानी कोई भी ड्राइंग हो गया, वाचिक कला यानी मौखिक आपकी जो भी बातें हैं, जैसे कि ग्रुप डिस्कशन हो गया वाचन कला में, है ना, स्पीच वगैरह हो गया, गणित यानी मैथ्स के क्वेश्चन हो गए। तो जो कुछ भी टीचर पढ़ा रहा है उसका जब मासिक यानी मंथली जब मूल्यांकन करता है, तो वो आपका मासिक मूल्यांकन होता है। ठीक। इसमें क्या होता है कि मंथली में जो भी बच्चे की प्रोग्रेस है, उसका टीचर शैक्षिक अभिलेख जो है वो तैयार करते हैं। आई बात समझ में? चल आगे देखते हैं। आपका अर्धवार्षिक मूल्यांकन जो क्या होता है, ये हाफ ईयरली होता है ना। बच्चे स्कूल में दैनिक, साप्ताहिक तथा मासिक मूल्यांकन की अपेक्षा अर्धवार्षिक परीक्षाओं के प्रति भयग्रस्त होते हैं। कैसे, समझिएगा। जब बच्चों का डेली, वीकली और मंथली मूल्यांकन होता है, तो बच्चे को पता है कि आज सर ने ये पढ़ाया है, अगर मैं इसको अच्छे से पढ़ लूंगा तो मैं, अगर सर क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं अच्छे से आंसर दे लूंगा। यानी आपका जब डेली, ठीक, यानी दैनिक, साप्ताहिक, मासिक मूल्यांकन में सिलेबस थोड़ा रहता है, तो वहां पे बच्चे आराम से चीजों को पढ़ते भी हैं और आराम से क्वेश्चंस का आंसर भी देते हैं और वहां पे बच्चे डरते नहीं हैं। बट आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में क्या होता है, अर्धवार्षिक परीक्षा में क्या होता है कि यहाँ पे सिलेबस ज्यादा हो जाता है। 6 महीने के बाद भी आपका अर्धवार्षिक परीक्षा होता है, तो 6 मंथ में सिलेबस भी ज्यादा हो जाते हैं और बच्चे क्या होते हैं, लूज हो जाते हैं कि अभी तो एग्जाम को बहुत टाइम है, तो वहां पे बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में क्या होता है, बच्चे डरते हैं, है ना। दैनिक, साप्ताहिक, मासिक मूल्यांकन की अपेक्षा आपके जो बच्चे होते हैं वो अर्धवार्षिक परीक्षा में थोड़ा डरे हुए होते हैं। डरने का कारण यही है कि वो सही से पढ़े नहीं होते हैं। वो ये कहते हैं कि अभी तो एग्जाम को बहुत टाइम, है ना। फिर देखते हैं, यह मूल्यांकन बच्चे की पूरी प्रगति बताता है। जब ये आपका अर्धवार्षिक मूल्यांकन होता है, तो इसमें बच्चे का पूरा किस हिसाब से प्रोग्रेस हुआ है, उसके बारे में जो है आपका अर्धवार्षिक मूल्यांकन बताता है कि बच्चे की पूरी प्रोग्रेस कैसे हुई है। ठीक, किस प्रकार से हुई है, कितना हुआ है, कहाँ कमी है, चीजें यहाँ पे डिटेल में पता चल जाता है। कक्षा में कमजोर बच्चों का पता लगता है। अध्यापक परीक्षा का परिणाम अभिभावक को भेजते हैं, जिससे वे अपने बच्चे की उन्नति व अवनति का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। आपका जब हाफ ईयरली एग्जाम होता है, तो जब रिजल्ट आता है, तो वो रिजल्ट आपको दिया जाता है ना। इसको आप अपने घर ले जाइए, पेरेंट्स से आप साइन करा के ले आइए। जब पेरेंट्स आपका रिपोर्ट कार्ड देखते हैं, तो वहां पे
पता चलता है कि उनके जो बच्चे हैं वो पढ़ने में अच्छे हैं कि वो पढ़ने में जो है कहीं वो कमजोर है। इन सब चीजों का जो है संपूर्ण ज्ञान अभिभावक यानी पेरेंट्स को भी हो जाता है। अब आप ऐसे समझिएगा, जो आपका डेली टेस्ट है, साप्ताहिक और मासिक जो टेस्ट होता है, वो आपका जो है जैसे आपके आप समझ लीजिए जब स्कूल में थे तो आपका यूनिट टेस्ट होता था, है ना? और क्लास में शनिवार को भी टेस्ट होता था, है ना? तो वो सब टेस्ट जब होते थे तो वहां पे क्या होता था कि टीचर्स रिजल्ट्स आपके पेरेंट्स को नहीं भेजते थे। बट जब आपका अर्धवार्षिक परीक्षा होता है तो वहां पे पीटीएम कराया जाता है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग कराई जाती है। तब जब टीचर्स अपने टीचर्स क्या होता है कि जब बच्चे आपके अभिभावक यानी अपने पेरेंट्स के साथ स्कूल आते हैं तो उनको रिपोर्ट कार्ड यानी रिजल्ट्स दिखाए जाते हैं। तो वहां पे देखेंगे, उनको पता चलेगा कि हाँ मेरा बच्चा मैथ में वीक है, कहाँ वीक है, क्यों वीक है। फिर अभिभावक जो है टीचर से शिकायत भी करते हैं कि बच्चा घर पे पढ़ता नहीं है, ऐसा वैसा। तो ये चीजें यहाँ पे होती है अर्धवार्षिक मूल्यांकन में। चीजें आप लोगों को पता है क्योंकि ये सब चीजें आप लोग खुद इन सब चीजों से आप गुजरे हुए हैं। आपने इस क्लास में जब आपने पढ़ाई की होगी तो आप सबने यूनिट टेस्ट दिया होगा, साप्ताहिक परीक्षा भी दिया होगा, है ना? अर्धवार्षिक परीक्षा भी दिया होगा, पीटीएम भी आपके स्कूल में हुआ होगा। आपके जो पेरेंट्स है वो टीचर से शिकायत भी किए होंगे, है ना? हर चीजें हुआ है। बस अब हमको यहाँ पे पढ़ना पड़ रहा है। क्यों पढ़ना पड़ रहा है? क्योंकि इन फ्यूचर हमें यही करना ही है, बच्चों को स्कूल में पढ़ाना है, रिपोर्ट कार्ड बनाना है, यही करना है। तो वही चीजें यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, ठीक। चलिए, अब हम देखते हैं पांचवा है आपका वार्षिक मूल्यांकन यानी एनुअल एग्जाम जो होता है। अभी हमने हाफ ईयरली एग्जाम पढ़ा, अब यहाँ पे एनुअल एग्जाम के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्येक सत्र समाप्ति पर यानी जब आपका सेशन का लास्ट होता है, जैसे क्लास सिक्स जब आपने पढ़ लिया पूरा, जब अंतिम एग्जाम होता है यानी जब आप फिफ्थ सिक्स्थ से सेवन्थ में जाने वाले होते हैं, तो वही आपका कहा जाता है कि प्रत्येक सत्र समाप्ति पर बच्चों का वार्षिक मूल्यांकन किया जाता है, साथ ही अगली कक्षा में स्थगित भी किया जाता है। यानी जब आप एनुअल एग्जाम दे लेते हैं तो उसके बाद आप क्या होते हैं, दूसरी क्लास में जाते हैं, तो वही आपका वार्षिक मूल्यांकन होता है। वार्षिक मूल्यांकन कब होता है? जब आपका सेशन एंड होता है यानी सत्र की समाप्ति होती है, तब बच्चों का वार्षिक मूल्यांकन किया जाता है और साथ ही अगली कक्षा में भी बच्चों को स्थगित भी किया जाता है, ठीक। चल, अब हम ये देखेंगे कि मूल्यांकन में पुनर्बलन क्या है। तो देखते हैं, मूल्यांकन की प्रक्रिया में पुनर्बलन बहुत महत्वपूर्ण है। यानी आपकी जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है उसमें पुनर्बलन क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। पुनर्बलन क्या होता है वो हम समझेंगे। मान लीजिए जैसे कोई बच्चा है, उसका आपने टेस्ट लिया, फिर उसके टेस्ट में थोड़े कम नंबर आए, तो यहाँ पे आप उसको पुनर्बलन दे रहे हैं, यानी आप उसको और मोटिवेट कर रहे हैं और अच्छे से आप पढ़ा रहे हैं ना, वही आपका पुनर्बलन होता है। तो चलिए देखते हैं, मूल्यांकन की प्रक्रिया में पुनर्बलन बहुत महत्वपूर्ण है। मूल्यांकन से बच्चे की वास्तविक स्थिति का पता चलता है। जब आप बच्चे का मूल्यांकन करेंगे तो आप बच्चे की क्या स्थिति है ना, क्या उसमें कमजोरी है, क्या उसमें स्ट्रांग पॉइंट है, हर एक चीजों का पता चल जाता है। बच्चे को अपने परिणाम का पता चलने पर स्वयं ही प्रेरणा प्राप्त होती है। यानी जब बच्चे को अपना रिजल्ट पता चलेगा कि अच्छा मेरा नंबर अच्छा आया है या मेरा नंबर कम आया है, तो वह सेल्फ ही मोटिवेट होगा, यानी अपने आप ही वो मोटिवेट हो जाएगा। और यह भी कि किस विषय में वह कमजोर है, उस विषय में वह फिर से प्रयास करे जिससे कि अच्छे अंक प्राप्त कर सके। कहने का मतलब ये है कि बच्चा जो है, जब बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है तो जो भी रिजल्ट्स होते हैं, चाहे वो अच्छे हो चाहे वो खराब हो, उस रिजल्ट से बच्चे खुद मोटिवेट होते हैं कि अच्छा मेरा मैथ्स में तो अच्छे मार्क्स आए हैं बट मेरा साइंस में नंबर कम हो गया, मैं उसमें और मेहनत करूंगा। तो वही कहा जा रहा है कि बच्चे क्या होते हैं, खुद से ही जो है मोटिवेट होते हैं, खुद से ही प्रेरणा लेते हैं, जिससे क्या हो सकता है कि जिस आपके विषय में बच्चे वो कमजोर हैं उसमें वो ज्यादा मेहनत करें और उसमें ज्यादा अंक ले आ सके, ठीक। यही आपका मूल्यांकन में पुनर्बलन का अर्थ होता है। चलो आगे देखते हैं, सतत मूल्यांकन जो पुनर्बलन का क्या मतलब होता है। तो इसमें नियमित रूप से बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। सतत मतलब होता है कॉन्टिन्यू, यानी नियमित रूप से बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें पुनर्बलन के द्वारा अपेक्षित सुधार कर सकते हैं। यानी आपके क्या है कि बच्चों का
जो है पुनर्वलन के द्वारा और अच्छे से सुधार किया जा सकता है। ठीक है, जैसे बच्चे प्रतिदिन गृह कार्य करके लाते हैं तो जांचते समय बहुत अच्छा कार्य किया, अधिक अच्छा कर सकते हो, लेख पर ध्यान। यानी कहने का मतलब ये है, जब आप बच्चे का नियमित रूप से मूल्यांकन कर रहे होते हैं तो आप जब भी बच्चों की कॉपी चेक करें तो अगर बच्चे ने बहुत अच्छा किया है तो आप वहां पे बच्चों को बोलिए कि वहां पे बोलिए वेरी गुड, उनकी कॉपी में लिख दीजिए वेरी गुड और स्टार वगैरह बना दीजिए। इससे बच्चे मोटिवेट होंगे, है ना। अगर थोड़ा खराब नहीं किया, थोड़ा कम सही है, हैंडराइटिंग नहीं सही है, तो वहां पे भी लिखिए कि आप और अच्छा लिख सकते हैं। तो इन सब चीजों का जब आप प्रयोग करेंगे ना तो बच्चे मोटिवेट होंगे और अच्छे से और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाएंगे। ठीक, तो यही आपका सतत मूल्यांकन में पुनर्बलन। चलो आगे देखते हैं, उत्तर पुस्तिकाओं की व्यवस्था। तो आपकी जो आंसर शीट है उसकी क्या व्यवस्था होनी चाहिए उसको देखते हैं। परीक्षा से पहले विषय के अनुसार उचित संख्या व आकार प्रकार में कापियों की व्यवस्था करके कक्ष संख्या में बच्चों की संख्या के अनुसार व्यवस्थित कर देनी चाहिए। यानी जब एग्जाम शुरू होने वाला होता है उससे पहले जिस भी सब्जेक्ट का आपका पेपर होना है उसके अनुसार जितने भी बच्चे हैं उतने आपके आंसर कॉपी की क्वेश्चन पेपर सबकी अच्छे से व्यवस्था करके क्लास में रखना चाहिए। आई बात समझ में। चलिए एक नोट पॉइंट है कि आपका अर्धवार्षिक मूल्यांकन में भी पुनर्बलन हो सकता है, सतत मूल्यांकन में पुनर्बलन, ठीक, मासिक मूल्यांकन में पुनर्बलन और आपके वार्षिक मूल्यांकन में पुनर्बलन। यानी आप मूल्यांकन आप किसी भी आप कर रहे हैं, चाहे वो अर्धवार्षिक हो, चाहे वो सतत हो, चाहे वो मासिक हो, चाहे वो वार्षिक हो, आप सभी में पुनर्बलन कर सकते हैं या पुनर्बलन दे सकते हैं। तो आई बात समझ में। आज हमने क्लास 8 को जिस सॉरी क्या है आपका चैप्टर 8 को हमने डिस्कस किया। चैप्टर 8 आज आपका फिनिश हुआ है, ठीक है। कल हम चैप्टर 9 डिस्कस करेंगे। और एक बात और ध्यान रखिएगा, चीजों को इतने अच्छे से आपको समझाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, आप अच्छे से पढ़िए, फिर क्वेश्चंस करिए, बिल्कुल जो है कॉन्फिडेंस के साथ कहा जा रहा है कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स के साथ पास होंगे। आपका बैक लगने का कोई भी चांस नहीं है, बस अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए क्लास को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। बार बार आपसे हर वीडियो में मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि कम से कम आप हमें मोटिवेट करने के लिए एक वीडियो को शेयर तो कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को कमेंट्स करते हैं। आपकी एक लाइक शेयर और कमेंट से हम मोटिवेट होते हैं। हम आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं, आपके लिए नोट्स बनाते हैं, फ्री में जो है चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक। अभी हम आपसे क्वेश्चंस कराएंगे, फिर आपका रिवीजन कराएंगे, मैराथन कराएंगे। तो अगर आप हमें एक शेयर देंगे, हमारे वीडियो को शेयर करेंगे, हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, हमारे वीडियो को कमेंट करेंगे, तो हम खुद मोटिवेट होंगे और आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करिए। और एक बात और कि आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर के जूनियर बच्चे हैं उनके साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि वो बच्चे नए हैं, उनको कैसे पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है, हम उन्हें गाइड करेंगे। तो चलिए फिर क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, थैंक यू।